नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बजट 2020-21 और आर्थिक समीक्षा 2020 दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमने पहले ही पढ़े हैं इस चैनल पर, लेकिन जो अभी रिसेंटली जो है बीईओ का पेपर आया था उसको ध्यान में रखते हुए बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे से कुछ ऐसे आर्थिकी से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसमें आयात निर्यात का डेटा, व्यापारिक भागीदार, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के डेटा हैं जो आपको देखने चाहिए। अगर आपने पहले बजट और आर्थिक सर्वेक्षण वाले मेरे वीडियो देखे हैं तो भी आप जो है इसको रिवीजन करके देखिए, क्योंकि इसमें जो है कुछ चीज़ों को मैंने ऐड किया है और ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरी सलाह यही है कि आप जो है कुछ चीज़ों को नोट करते चलें साथ में, जिससे आप रिवीजन करने में आपको आसानी हो। और रही पीडीएफ की बात, तो जो हमारा 3-4 तारीख में सितंबर में मंथली करंट अफेयर्स की ई मैगज़ीन लॉन्च होगी, उसमें ये डेटा जो है दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्थिक समीक्षा में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो आपके प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, और किस तरह से वो प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना नापा गया है? ये टोटल इकोनॉमी का आकार है जो 2.9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर आंका गया है। यहाँ पर डॉलर लगा लीजिएगा। तो 2.9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर नापा गया है। और ये जो है जीडीपी के संदर्भ में अगर हम शीर्ष दुनिया के 10 देश देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, जो पहले 5वें स्थान से नीचे खिसक गई थी, अब पुनः 5वें स्थान पर आ चुकी है। कैसे आ चुकी है इसको देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए जो है पहले नंबर पर है दुनिया की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में। उसमें जो है दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे जर्मनी है और 5वें नंबर पर भारत है। यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम है इसने जो है निगेटिव ग्रोथ की है, यानी वो नीचे की तरफ सरका है इसी वजह से। और फ्रांस भी जो है नीचे आया है, इसलिए जो है इंडिया किस पोजीशन पे आ गई है, अब 5th पोजीशन पे आ गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से। अब आर्थिक समीक्षा में जो कुछ डेटा बताए गए हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक डेटा भी रिसेंटली पूछा गया था और सबसे ऊपर का ही वो पॉइंट है। 2019-20 में बजटीय वित्तीय घाटा, तो ये टोटल टर्म्स है 7.04 लाख करोड़ रुपए, लेकिन पूछा क्या गया था, जीडीपी के टर्म्स में पूछा गया था कितने परसेंट है। तो सही उत्तर इसका 3.3% था, ये देख लीजिए। और अगर इसको पीछे आप देखें 18-19 में यही फिगर जो है तो ये 3.4% थी, तो ये महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, तो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 17-18 में 7.2 थी, 18-19 में ये जो है 6.8 हो गई है, और 19-20 में जो है ये अनुमान लगाया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में कि ये 5% है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 19-20 में जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो हमारे इकोनॉमिक्स सर्वे में बताया गया है, भारत का जो है कितना जीडीपी के अनुसार जो है वृद्धि दर थी, तो ये जो है कितनी थी, 5% थी। और ये 5% आपको तभी बतानी है जब आपसे इकोनॉमिक सर्वे या बजट के अनुसार पूछा जाए, क्योंकि इसके बाद जो है कोरोना संकट पूरे विश्व में शुरू हो गया, तो सभी जीडीपीज जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई हैं। उसके बहुत सारे अनुमान जारी हुए हैं जो मैंने आपको इससे पहले के करंट अफेयर्स के वीडियोज़ में लगातार बताया है। अब अगर हम सकल राजकोषीय घाटा की बात करें जो जीडीपी के टर्म्स में है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण दो आंकड़े हैं वो लास्ट के हैं। 18-19 में 3.4% और 19-20 में 3.3%। तो ये बजटीय घाटा या सकल राजकोषीय घाटा दोनों ही हमने यहाँ पर अनुमान देख लिए। अब इसको जो है ग्रोथ के फॉर्म में देख सकते हैं किस तरह से गिरावट आ रही है। सकल राजकोषीय घाटा आप जानते हैं कम होना इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है। 18-19 में जो है ये 3.4% और 19-20 के लिए जो है 3.3% का जो है ये अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब राजकोषीय संकेतक, 3 तरह के जो है प्रमुख जो है घाटे होते हैं। तो सबसे पहले सकल राजकोषीय घाटा, जिसकी अभी हमने पीछे भी बात की, तो 18-19 में 3.4% और 19-20 में 3.3%। फिर राजस्व घाटा की बात करते हैं। राजस्व घाटा जो है
2.2% 18-19 में था, लेकिन आपको फोकस करना है 19-20 में, तो ये है 2.3%। प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डिफिसिट जो है 19-20 में 0.2% रहा है। आगे चलते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है भारत का विदेशी व्यापार। तो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार जो है देश कौन से हैं? इसमें सबसे बड़ा जो है भारत का व्यापारिक भागीदार है यूएसए, उसके बाद चाइना और तीसरे नंबर पर यूएई। 3 का क्रम याद रख लीजिए, इतना सफिशियंट है एग्जाम पॉइंट आप व्यू से। यूएसए, चाइना और यूएई, इसको हम जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं। पूरे 10 जो है व्यापारिक भागीदार दिए हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यूएसए जो है 11.3% व्यापारिक साझेदारी के साथ जो है ये प्रतिशत के रूप में है, 11.3% जो है नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात है। चौथे नंबर पर सऊदी अरेबिया आ जाएगा और 5वें नंबर पर जो है हांगकांग आ जाएगा 3.7 के साथ में। अगला डाटा देखते हैं। भारत से निर्यात होने वाली यानी भारत से एक्सपोर्ट होने वाली 5 प्रमुख मदें कौन सी हैं? 5 प्रमुख जो है वस्तुओं के या मदों के समूह कौन से हैं जो भारत से निर्यात हुए हैं? तो सबसे टॉप पर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 13.7% जो है निर्यात में इसकी हिस्सेदारी है। उसके बाद मोती एवं अन्य बहुमूल्य रत्न है 7.0% और उसके बाद जो है औषध, यौगिक एवं जैव पदार्थ हैं। तो आपको सारे नहीं याद रखने हैं, शुरू के अगर 3 आप याद रख लेते हैं तो ये टॉप एक्सपोर्ट की जो वस्तुएं हैं उसमें पेट्रोलियम उत्पाद पहले नंबर पे, मोती एवं अन्य बहुमूल्य रत्न दूसरे नंबर पे और औषधि, रसायन और यौगिक जैव पदार्थ जो है ये तीसरे नंबर पे हैं। इसको हम यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में, जितने भी 10 लगभग बड़े प्रोडक्ट हैं तो उनका शेयर यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो है शेयर कितना है 13.7% के साथ में जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। आगे बढ़ते हैं। अब विदेशी व्यापार में निर्यात पर ही हम बात करेंगे, एक्सपोर्ट पर। लेकिन ये क्या है, ये 5 सबसे बड़े गंतव्य देश हैं, यानी भारत से जो एक्सपोर्ट हुआ है वो किन 5 देशों के साथ हुआ है? तो उसमें टॉप पर कौन सा है? यूएसए है। भारत से एक्सपोर्ट में यूएसए के साथ सबसे ज़्यादा 16.9% का जो है व्यापार हुआ है। यूएई के साथ 9.3% का और चाइना इस मामले में तीसरे नंबर पे है। तो 3 अगर आप जो है बड़े निर्यात के गंतव्य याद रखेंगे तो इतना सफिशियंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप इस फिगर में भी देख सकते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूएई सबसे ज़्यादा जो है इसका निर्यात का जो सबसे बड़ा गंतव्य रहा है, 10 गंतव्यों में उसमें ये शीर्ष स्थान पे रहा है। उसके बाद यूएई, उसके बाद जो है चाइना। अब निर्यात के बाद आयात की बात करते हैं, इंपोर्ट की। तो पहले हम जो है वस्तुवार अंश या जो है मदें देख लेते हैं, शीर्ष 5 कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो भारत ने इंपोर्ट किया है, आयात किया है, वो क्या है? कच्चा तेल। क्योंकि भारत जो है तेल का जो है बहुत बड़ा उपभोक्ता है। अभी आगे हम देखेंगे कि तेल की खपत क्या है। तो कच्चा तेल जो है 21% जो है भारत ने आयात किया है और इस जो है ये सबसे बड़ी मद है आयात में। उसके बाद सोना, उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद, उसके बाद कोयला, कोक, ब्रिक्विट्स आदि और उसके बाद मोती एवं अन्य बहुमूल्य रत्न। तो टॉप 3 का आपको याद रखना है कि क्रूड ऑयल, उसके बाद गोल्ड और उसके बाद जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसको आप यहाँ पर जो है ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। 21% जो है पेट्रोलियम क्रूड का जो है आयात किया है भारत ने, उसके बाद सोने का और उसके बाद जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। फिर भारत के विदेशी व्यापार में ही हम आयात की बात कर रहे हैं। तो आयात में जो है चाइना सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है, यानी चाइना से सबसे ज़्यादा भारत ने आयात किया है जो 14.5% है। दूसरे नंबर पे यूएसए है और तीसरे नंबर पर यूएई है। तो दोनों आयात और निर्यात की 5 प्रमुख मदें, 5 प्रमुख गंतव्य, ये आपको याद रखने हैं। इसमें 3 आप याद रखते हैं तो इतना जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट है। मैच मेकिंग में पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो है इसको क्रम लगाने के लिए, क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है शीर्ष आयात उद्गम स्थल हैं जिसमें आप देख सकते हैं चाइना, यूएसए और यूएई, ये टॉप 3 जो है उद्गम स्थल है जहाँ से भारत में आयात
आया है। आगे चलते हैं। अब शीर्ष धन प्रेषित करता ये सूची दी है, तो सबसे ज़्यादा इंडिया जो है, भारत ने जो है, भारत के प्रवासियों ने भारत में सबसे ज़्यादा धन भेजा है। इसमें इंडिया नंबर 1 पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है मैक्सिको। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 में जारी द माइग्रेशन रिपोर्ट में भारत को 2019 में 17.5 मिलियन की प्रवासी ताकत के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का प्रमुख देश बताया गया है। विश्व बैंक की अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट के तहत भारत 2018 में शीर्ष धन प्रेषण पाने वाला देश बना रहा और इसके बाद चीन और इसके बाद मैक्सिको, फिर फिलीपींस और मिस्र का स्थान है। तो आपको बहुत दूरी तक नहीं याद रखना है, आप टॉप 3 अगर याद रख लेते हैं तो इतना सफिशियंट है। इंडिया, चाइना और मैक्सिको, या ये जो है वो देश हैं जिन्होंने अपने प्रवासियों के माध्यम से विदेशों से आय अपने देश में प्राप्त की है, और ये डेटा कब का है? 2018 का। इसके बाद विदेशी ऋण की बात करें जो भारत में जीडीपी के प्रतिशत में है, तो ज़्यादा पीछे न जाते हुए सीधे हम जो है 18-19 और 19-20 की बात कर लेते हैं। तो 18-19 में जीडीपी के टर्म्स में भारत का विदेशी ऋण कितना था? 19.8%, और 19-20 में जब ये बजट प्रस्तुत किया गया तब ये हो गया 20.1%। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जीडीपी के टर्म्स में विदेशी ऋण वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितना था? तो ये 20.1% था। आगे देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स आप सभी जानते हैं, ग्रीन बॉन्ड निर्गत किए जाते हैं। तो सबसे पहले हरित बॉन्ड क्या होते हैं ये समझ लीजिए। हरित बॉन्ड या ग्रीन बॉन्ड ऋण प्रतिभूति होती है जो वित्तीय भिन्न अथवा सार्वजनिक संस्थानों द्वारा जारी की जाती है, जहां आय का 100% हरित योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। भारत चीन के बाद हरित बॉन्ड बाजार का दूसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार है। यही आपको लाइन ध्यान रखनी है कि नंबर 1 पर जो है ग्रीन बॉन्ड का बाजार कौन सा है? चाइना है, ये आपके सामने है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पर मैक्सिको है। तो चाइना के बाद इंडिया और इंडिया के बाद मैक्सिको। तो चाइना 1 नंबर पे हो गया, इंडिया दूसरे नंबर पे हो गया। ये जो है जो भी डेटा दिया है बिलियन अमेरिकन डॉलर में दिया है, लेकिन डॉलर में आपको डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि विश्व का जो ग्रीन बॉन्ड का जो है बाजार है उसमें भारत जो है दूसरे नंबर पे है और चाइना पहले नंबर पे है। फिर आगे चलते हैं। कृषि क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है जीवीए के टर्म्स में, उसमें राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान किस किस तरह से बदला है। तो अगर 14-15 की बात करें जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो 18.2% था। उसके बाद 18-19 में राष्ट्रीय आय में योगदान इसका 16.1 हो गया, 19-20 में 16.5 हो गया, और 19-20 ही आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप याद रखिएगा कि 19-20 में राष्ट्रीय आय में योगदान कृषि क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का? प्राथमिक क्षेत्र है। अगर आपसे प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र किसी भी तरह से पूछा जाता है तो आपको ये बताना है कि 19-20 में राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में कृषि क्षेत्र का, प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है? 16.5% है, जो कि 18-19 में 16.1% था। आगे चलते हैं। कार्बन स्टॉक जो दुनिया में जो है इसका ट्रेडिंग भी होती है, जिसको हम कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सीधे सीधे मैं बता देता हूँ कि कार्बन स्टॉक जो मिलियन टन में है वो रसियन फेडरेशन यानी रूसी गणराज्य जो है इसमें टॉप पर है, ब्राज़ील दूसरे नंबर पे है, यूएसए तीसरे नंबर पे है। यहाँ पर आप चाइना, भारत की स्थिति जान लीजिए जो ज़रूरी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भारत जो है कार्बन स्टॉक्स की दृष्टि से विश्व में 8वें नंबर पे है, और शुरू के 3 ये याद रख लीजिए। रसियन फेडरेशन नंबर 1 पे है, ब्राज़ील दूसरे नंबर पे है और यूएसए तीसरे नंबर पे है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जो है दूध उत्पादन और अंडा उत्पादन की बात कर लेते हैं। ये पूरा लंबा चौड़ा डाटा पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम 18-19 पे आते हैं। 18-19 में भारत में जो दूध है, क्योंकि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ है। एक डेटा यही नोट कर लीजिएगा,
क्योंकि अभी रिसेंटली बीओ में कोयला पूछ लिया था, इस तरह का भी पूछ सकता है। और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, तो 394 ग्राम जो है ये भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। 17-18 में दोस्त 375 था, यानी लगातार अगर आप देखें ट्रेंड तो लगातार जो है ये दूध का उत्पादन, दूध की उपलब्धता भारत में बढ़ रही है। उसके बाद अंडा जो है प्रति व्यक्ति कितना उपलब्ध है, 79। ये 18-19 का डेटा है, तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर मुख्यतः याद रखनी है। 18-19 में कुल दूध का उत्पादन 187.7 मिलियन टन, प्रति व्यक्ति कितने ग्राम दूध उपलब्ध है, 394 ग्राम जो है दूध की उपलब्धता है 18-19 में, और 79 अंडे प्रति व्यक्ति उपलब्ध हैं भारत में। आगे चलते हैं, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, ये तो क्लियर है। 18-19 में कुल दुग्ध उत्पादन 187.7 मिलियन टन रहा, जिसमें अगर वृद्धि की हम बात करें तो कितनी वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष से 6.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। मछली उत्पादन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ कुल मछली उत्पादन की बात हो रही है, अंतर्देशीय और समुद्री। अंतर्देशीय का मतलब होता है नदी, तालाब, पोखर, खेत, जहाँ भी जो है मछली उत्पादन किया जाता है, मछली की कृषि की जाती है, वो अंतर्देशीय कहलाता है, और उसको समुद्री से जोड़ देते हैं तो ये कुल मछली उत्पादन आ जाता है। तो 17-18 की जो स्थिति है उसमें आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष मछली उत्पादक राज्य है भारत का। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे नंबर पर गुजरात है। अब इसको हम डेटा फॉर्म में एक बार देख लेते हैं, जिससे डेटा देखने से थोड़ा सा ज़्यादा याद रहता है। ये देखिए आंध्र प्रदेश हाईएस्ट है इसका उत्पादन। अब कितना उत्पादन है ये सब ज़रूरत नहीं याद रखने की। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, और तीसरे नंबर पर गुजरात को ढूंढ लीजिए, ये गुजरात आपको मिल गया। तो टॉप 3 कौन से हो गए, आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पर गुजरात। आगे चलते हैं, भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स, क्योंकि भारत में अब स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा जोर है, स्टार्टअप इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो प्रमुख राज्यवार विवरण जो है वो हम देखते हैं प्रतिशत के रूप में। तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में, ये आप देख सकते हैं 18.9%। यहाँ पर ना दिख रहा हो तो ये देख लीजिए 18.9% है। उसके बाद जो है कर्नाटका दूसरे नंबर पे आता है 14.6%। उसके बाद दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है ये है 12.8%, और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है जो कि 8% के साथ में। लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्यवार और केंद्र शासित प्रदेश को एक साथ शामिल किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश के क्रम में पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश जो है थर्ड आ जाएगा अगर राज्यों की बात करेंगे। ओवरऑल इंडिया में स्टेट और यूटी दोनों की बात करेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, कर्नाटक दूसरे नंबर पे, ये आपको याद रखना है। तो ये आपके सामने है कि सर्विसेज में कौन कौन सी सेवाओं में जो है स्टार्टअप सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो होती हैं उसमें 13.9% स्टार्टअप्स भारत में हैं, ये सबसे ज़्यादा है। दूसरे में नंबर पे आता है हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, यानी स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं जिसमें हॉस्पिटल और बाकी रिसर्च आ जाती है, तो दूसरे नंबर पे उसमें है। तीसरे नंबर पर जो है स्टार्टअप्स किस में हैं, एजुकेशन सेक्टर में, यानी अध्ययन क्षेत्र में, अध्ययन अध्यापन में। तो शिक्षा क्षेत्र में हो गया तीसरे नंबर पे। तो 3 सेक्टर्स आपको याद रखने हैं जिनमें सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। पहला आईटी सर्विसेज, दूसरा हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, तीसरा एजुकेशन। आगे चलते हैं, भारत में जो एफडीआई आया, क्योंकि भारत जो है एफडीआई का अंतर प्रवाह बहुत ज़्यादा रहा, तो उसमें शीर्ष एफडीआई कहाँ से आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सिंगापुर जो है सबसे बड़ा डेस्टिनेशन था जहाँ से 16.22 अरब डॉलर प्राप्त हुए। दूसरे नंबर पे मॉरिशस, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड, चौथे नंबर पे यूएसए और 5वें नंबर पे जापान। शुरू के 3 याद रख लीजिए। एफडीआई इनफ्लो जो भारत में हुआ, एफडीआई की जो भारत को प्राप्ति हुई उसमें सिंगापुर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मॉरिशस, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड्स।
अब हम पूरे विश्व में स्टील उत्पादन की बात करते हैं, यानी कच्चा इस्पात के उत्पादन की बात करते हैं। तो इसमें पूरे विश्व में देशवार हिस्सेदारी क्या है। 2019 का डेटा है, जनवरी से नवंबर का, और यही लेटेस्ट है। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चे इस्पात का उत्पादन करता है, आधे से ज़्यादा यानी 53.8% जो है चाइना अकेले उत्पादित करता है कच्चा इस्पात। दूसरे नंबर पे भारत है। भारत जो है 6% इस्पात का, कच्चे इस्पात का या स्टील का उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पे जापान है 5.4% के साथ में। तो चाइना, इंडिया और जापान, ये आपको याद रखना है स्टील उत्पादन के शीर्ष 3 देश विश्व स्तर पर। उसके बाद स्टील की खपत कौन किस हिसाब से करता है, सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, सबसे कम कौन करता है। तो स्टील की खपत भी चाइना ही सबसे ज़्यादा करता है, 48.8% जो है चाइना करता है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर आता है दूसरे नंबर पे, जो 5.8% करता है। और खपत के मामले में भारत तीसरे नंबर पे, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। उत्पादन में दूसरे नंबर पे है भारत, और खपत के मामले में भारत जो है तीसरे नंबर पे है। फिर भारत में कुल जो तैयार इस्पात होता है, जो स्टील बना दी जाती है, उसकी प्रति व्यक्ति खपत जो है किलोग्राम में कितनी है। तो आप लेटेस्ट डाटा केवल ध्यान रखिएगा, एक लाइन नोट कर लीजिए कि 18-19 में, वित्तीय वर्ष 18-19 में प्रति व्यक्ति भारत में स्टील की खपत कितनी थी, 74.1 किलोग्राम। ये प्रति व्यक्ति स्टील की खपत है 2018-19 में। आगे बढ़ते हैं, अब परिवहन और यातायात क्षेत्र के जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। तो वर्ष 17-18 के जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको हम सकल मूल्य वृद्धि कहते हैं, अब जो है जीडीपी से ज़्यादा जो है जीवीए को ऑथेंटिक मानती है सरकार, और सारे डेटा जो है जीवीए के फॉर्म में जो है प्रस्तुत करती है। तो 2017-18 के जीवीए में परिवहन क्षेत्र का योगदान कितना था, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जीवीए में 17-18 में परिवहन क्षेत्र का योगदान 4.77% था, जिसमें सड़क परिवहन का 3.06% और रेलवे का 0.75%, हवाई यातायात का 0.15% और जल परिवहन का 0.06%। लेकिन इतना डीप आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको टोटल ओवरऑल याद रखना है कि जीवीए में परिवहन क्षेत्र का योगदान 17-18 में 4.77% था। आगे बढ़ते हैं, 31 मार्च 2018 तक भारत में सड़कों का कितना नेटवर्क था, 59.64 लाख किलोमीटर। फिर 1/3/2019 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 1.32 लाख किलोमीटर थे। 18-19 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की दर क्या थी। तो एक दिन में भारत में 29.7 किलोमीटर नई सड़कें बनती हैं। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नगर विमानन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे 3 घरेलू बाजार कौन से हैं। तो ये डोमेस्टिक मार्केट की बात हो रही है नगर विमानन के क्षेत्र में, उसमें यूएसए टॉप पर है, चाइना सेकेंड नंबर पे है, भारत जो है तीसरे नंबर पे। भारत का क्रम पूछा जा सकता है या ये पूरा ही क्रम आपसे पूछा जा सकता है। भारत में एयरक्राफ्ट सीट क्षमता 2018 में, यानी जितना भी भारत में हवाई यातायात उपलब्ध है उसमें जो है प्रति व्यक्ति कितनी सीट्स जो है वार्षिक तौर पर उपलब्ध है। तो ये बहुत कम है, एक व्यक्ति का भी हिसाब नहीं है, 0.12 वार्षिक प्रति व्यक्ति जो है औसत सीट क्षमता है एयरक्राफ्ट की 2018 में भारत में। अब भारत में जो है नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, विमानपत्तन बन रहे हैं, तो क्या टारगेट है, 19-20 में 15, 20-21 में 35 और 23-24 तक ये जाकर 100 जो है टोटल बनाने का लक्ष्य है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार के क्षेत्र में जो है कुछ आंकड़े देख लेते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे से ही हैं। भारत मासिक डाटा इंटरनेट उपयोग में दुनिया के शीर्ष स्थान पे, सबसे ज़्यादा इंटरनेट जो है जो मासिक डेटा के आधार पे उपयोग किया जाता है वो भारत उसमें दुनिया में टॉप पर है। 2014 की अगर बात करें तो
प्रतिमाह औसत खपत जो डेटा की भारत में होती थी वो 62 MB होती थी, क्योंकि उस समय डेटा बहुत ज़्यादा महंगा था, जियो वगैरह कंपनियां नहीं आई थी और डेटा बहुत ज़्यादा महंगा था। आपको ज़रूर याद होगा 2019 में प्रति ग्राहक प्रतिमाह औसत खपत, तो अब जो है भारत में एक व्यक्ति एक महीने में कम से कम या औसत की बात कर लें तो 9.8 GB डेटा खर्च करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है और अब ये जो है और लगातार बढ़ रहा है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल आपके सामने खुली है, इसको बहुत अच्छे से जो है याद करिएगा, इसको नोट करते चलिएगा और केवल लेटेस्ट डेटा की बात करेंगे, ज़्यादा पीछे से हमको उसकी मिलान नहीं करना है। अशोधित जन्म दर भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पे कितनी है? 20.2, जो कि 2017 के अनुसार, ये सारे डेटा जो है 2017 के ही अनुसार हैं, इसको याद रखिएगा, लेटेस्ट हैं। क्योंकि अगर आप पुराना डेटा देखेंगे तो वो डेटा क्या है? जनगणना का है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अगर जनगणना 2011 के अनुसार पूछा है तो डेटा अलग होगा, और नवीनतम डेटा पूछा है तो ये जो आपके सामने है इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ डेटा यही होगा। तो अशोधित जन्म दर भारत में 20.2 है। अशोधित मृत्यु दर भारत में 6.3 है। उसके बाद कुल प्रजनन दर पूछा जा चुका है पहले 1-2 एग्जाम में, अब कितनी है? 2011 में 2.4% थी, अब जो है 2.2% है। फिर मातृ मृत्यु दर, जिसको हम MMR कहते हैं, ये 122 है। ये 2015 से 17 के बीच का स्तर है। और ये MMR कैसे निकाला जाता है? प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर जो है मातृ मृत्यु दर कितनी है। फिर शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जीवित जन्म, ग्रामीण शहरी इसमें दोनों शामिल हैं, तो ग्रामीण शहरी को अलग अलग भी देखेंगे। तो एक साथ अगर शिशु मृत्यु दर देखेंगे तो 33 है भारत में वर्तमान में, जो कि 2011 के 44 से घटकर 33 हो गई है। ग्रामीण देखेंगे तो 37 है और शहरी कितनी है? 23 है। फिर बाल मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों पर कितनी है? 8.9 है। और जन्म पर जीवन प्रत्याशा, तो 13 से 17 का जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसमें कुल जो है 69 वर्ष जो है कुल जीवन प्रत्याशा है भारत में जन्म के समय। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा 67.7% है और शहरी क्षेत्र में 72.4% है। तो ये सभी डेटा महत्वपूर्ण है, इसको स्पेशली नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, फसलों में मशीनीकरण पर जो है डेटा इसमें दिया हुआ था, जो कि महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो आपसे प्रश्न बनता है कि भारत में जो प्रमुख फसलें हैं उसमें सबसे ज़्यादा मशीनीकरण किस फसल में है? तो किस में है? ये देखिए 70% जो है यहाँ पर मशीनीकरण है। किसमें? गेहूं की फसल में। तो मशीनीकरण के स्तर पर गेहूं की फसल जो है सबसे टॉप पर है। दूसरे नंबर पर धान या चावल हो गई, दो ही आपके लिए बहुत सफिशिएंट हैं। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर मक्का है। तो 2 को याद रखिएगा, इतना सफिशिएंट है। सबसे ज़्यादा गेहूं में मशीनीकरण है कृषि के क्षेत्र में, और दूसरे नंबर पर धान या चावल में है। आगे चलते हैं, कोयले की बात कर लेते हैं। कोयले का उत्पादन एवं आयात ये मिलियन टन में है। तो 18-19 में सीधे सीधे हम बात करते हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है वही बात करते हैं। 18-19 में कच्चे कोयले का समग्र उत्पादन भारत में कितना हुआ है? यही नवीनतम डेटा है, 730.4 मिलियन टन। कितना? 730.4 मिलियन टन। और इंक्रीज कितना हुआ है, यानी वृद्धि कितनी हुई है पहले से? 8.1% की वृद्धि हुई है। और जो अभी क्वेश्चन आया था बीओ के एग्जाम में 1 अप्रैल 2018 को, भारत में कोयले का कुल संचित भंडार कितना है? 319.02 बिलियन टन, या मिलियन टन्स में बात करेंगे हम तो 3,19,020 मिलियन टन। तो ये जो है 1 अप्रैल के हिसाब से भारत में कुल कोयले का संचित भंडार है। और इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी GSI के अनुसार जो है ये संचित भंडार है। इसको देख भी लीजिए कहाँ से ये लिया हुआ है। ये जो है जो माइन रिपोर्ट है लेटेस्ट मिनरल वाली, उसमें दिया हुआ है। और यहाँ पर 3 सबसे बड़े जो है भंडारक
राज्य भी दिए हुए हैं। झारखंड नंबर 1 पे है, उड़ीसा दूसरे नंबर पे, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे। यहाँ पर टोटल रिजर्व जो है यहाँ पर ये दिया है, लेकिन ये डेटा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल टोटल जो रिजर्व है एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ये आपको याद रखना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है। इसके बाद बात करते हैं भारत में कपड़ा निर्यात या वस्त्र उत्पादों की जो है। तो भारत से हस्तशिल्प सहित कपड़े एवं वस्त्र उत्पादों का कुल निर्यात, जिसका मूल्यवार भी दिया है, लेकिन हमको मूल्य से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको ये देखना है 18-19 में जो है जितना भी निर्यात हुआ है भारत से, उसमें 12% योगदान किसका है? कपड़ा एवं वस्त्र निर्यात का। यानी जो कपड़ा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसका निर्यात कितना है? भारत के कुल निर्यात में 12% है। इसी को मैंने नीचे क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है। भारत में कुल निर्यात में 2018-19 में समस्त वस्त्र उत्पादों का निर्यात का प्रतिशत कितना है? 12%। बस आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अब विश्व के शीर्ष 10 तेल उपभोक्ता देशों की बात करेंगे, जो मैंने अभी पीछे बात की थी। तो तेल उपभोक्ता देश सबसे बड़ा कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1 नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे, इंडिया तीसरे नंबर पर। बस यही क्रम आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा तेल की खपत करता है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पर इंडिया। और तेल में कच्चा तेल और जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं, नेचुरल गैस हैं, जैव ईंधन है, सब कुछ शामिल है। याद रखिएगा, इसमें जो है तेल का मतलब है कि सब कुछ इसमें शामिल है, जितने प्रकार के ईंधन होते हैं। अब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। सर्विस सेक्टर का जीवीए में भारत के क्या योगदान है? तो 19-20 के जीवीए में भारत में सर्विस सेक्टर का, यानी सेवा क्षेत्र का, जिसको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं अर्थव्यवस्था का, उसका योगदान सर्वाधिक है 55.3%। और इसकी ग्रोथ कितनी हुई है? 9.1% हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 55.3%। अब उसके बाद जो है प्रतिशत बताया गया है कि कितना कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है। ये जो है बहुत ही रेयर है कि इस तरह का डेटा पूछ लिया जाए। आपको सेवा क्षेत्र का कुल योगदान जीवीए में भारत के 19-20 में आपको बताना है कि 9.1% की वृद्धि के साथ 55.3% है। अब सर्विस सेक्टर में ही स्टेट जीवीए, यानी जो राज्य हैं उनके जीवीए में सेवा क्षेत्र का जो है क्या योगदान है, और सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान जिन राज्यों के स्टेट जीवीए में है, राज्य के मूल्यवर्धन में है, वो कौन से हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। चंडीगढ़, जो कि भारत में नंबर 1 है। अगर आपसे स्टेट और यूटी दोनों एक साथ पूछ लिया जाए तो चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार ये शीर्ष 3 पर। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार ये 1, 2, 3 पर हैं। लेकिन ये हैं क्या? ये जो है यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर अब राज्यों की बात कर लें तो यहाँ से राज्य शुरू हो रहे हैं। उसके बाद कर्नाटक, मणिपुर और तेलंगाना, ये शीर्ष 3 हो गए। तो स्टेट जीवीए में सेवा क्षेत्र का वित्तीय वर्ष 19-20 में सर्वाधिक अंशदान करने वाले 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं? सॉरी, यहाँ पर राज्य लिखना था। तो कर्नाटक, मणिपुर और तेलंगाना हो गया। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्पेशली जान लीजिए। वैसे तो उत्तर प्रदेश बहुत नीचे है, ये देखिए मैंने लिस्ट यहीं तक ली है जहाँ तक उत्तर प्रदेश है, जिससे आप उत्तर प्रदेश का डेटा देख पाएँ। तो सेवा क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 48.8% है उत्तर प्रदेश के स्टेट जीवीए में। एक पॉइंट ये याद कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। और इसका क्रम याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि अगर क्रम देखेंगे तो ये क्रम में बहुत ही नीचे है। तो ये महत्वपूर्ण डेटा था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब सर्वोच्च 10 निर्यातक देशों में व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात, यानी जो कॉमर्शियल सर्विसेज हैं उसका निर्यात सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर हुआ है? तो जो WTO की है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उसके अनुसार वर्ष 2018 में विश्व में व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 3.5% है, और भारत इस मामले में 8वें स्थान पर है। सबसे पहले भारत को देख लीजिए, भारत 8वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद भारत का जो है दुनिया की वैश्विक व्यावसायिक सेवा के निर्यात में कितनी हिस्सेदारी है? 3.5% है।
अब शुरुआत के 3 देश कौन से हैं शीर्ष देश? संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पे, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पे और जर्मनी जो है तीसरे नंबर पे। भारत का इस मामले में स्थान 8वां है। तो स्थान और ये हिस्सेदारी, ये दोनों ही पूछा जा सकता है और शीर्ष 3 देश पूछे जा सकते हैं। अब पर्यटन के मामले में कुछ प्रश्न बन सकते हैं। आपके सामने लंबा चौड़ा डेटा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है केवल उसकी हम बात करेंगे। तो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का स्थान 2018 में, यानी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का कई देशों में आवागमन हुआ, भारत में कितना आया, उस संदर्भ में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान विश्व में 22वां है और कुल पर्यटक आगमन में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के आगमन में 1.24% की हिस्सेदारी भारत में रही है। फिर विश्व पर्यटक आय, यानी जो विश्व में पर्यटन से आय हुई है उसमें भारत का स्थान 13वां है 2018 के डेटा के अनुसार। और हिस्सा अगर पूछ लिया जाए कि कुल आय में भारत का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 1.97% हो जाएगा। इसके बाद वर्ष 2019 में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र, जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर है, जो कि किस में आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। इसने सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में 9.3% का योगदान दिया है और 5.9% का निवेश प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। इस बार एक नया टर्म आया था बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में, थॉलीनॉमिक्स। थॉलीनॉमिक्स है क्या? थॉलीनॉमिक्स ये बताता है कि एक व्यक्ति की जो थाली है उसके लिए उसको कितना व्यय करना पड़ रहा है और थाली के व्यय में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। ये पूरा जो इकोनॉमी है वो थाली के आसपास सिमटा हुआ है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं भारत में एक औसत परिवार, जो जनगणना 2011 में बताया गया है कि भारत में प्रति परिवार औसत कितने व्यक्ति होते हैं, तो 4.9 बताया गया औसत, लेकिन इसको जो है सरकारी अनुमान में 5 मान लिया जाता है क्योंकि एग्जैक्ट 4.9% नहीं हो सकता है, ये औसत है। तो 5 व्यक्ति जो है प्रति परिवार भारत में औसत होते हैं, ऐसा माना जाता है। कहीं पर एक परिवार में 2 लोग भी हो सकते हैं, कहीं पर एक में 20 भी हो सकते हैं, कहीं पर एक परिवार में 30 भी हो सकते हैं, लेकिन औसत जनगणना के हिसाब से 4.9 है, जिसको मोटे तौर पर 5 मान लिया जाता है। थॉलीनॉमिक्स का सिद्धांत भोजन की प्रति थाली पर उपभोग व्यय और भोजन की कीमतों पर आधारित होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ और याद रखनी है कि वर्ष 19-20 में सबसे किफ़ायती थाली, यानी पूरे भारत में जो सबसे सस्ती थाली थी, मांसाहारी शाकाहारी दोनों ही, वो झारखंड में थी। अब उसके बाद जो है शाकाहारी थाली और मांसाहारी थाली, इसमें जो है क्या डेटा दिया है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। एक दिन में 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिदिन 2 थाली का लाभ कितना है? तो अगर 19-20 में जो है बताया जाए तो शाकाहारी थाली में 15,972.3 रुपये का जो है लाभ है। और ये जो है अगर इसको हम प्रतिशत में देखें, ये प्रतिशत क्या है? जिस श्रमिक की बात की जा रही है, श्रमिक की वार्षिक आय के अनुपात या प्रतिशत के रूप में ये 9% का लाभ उसको हुआ है। यानी जो भारत में थाली की कीमत है, भोजन की कीमतें हैं, वो लगातार जो है घट रही हैं, जिससे जो उपभोक्ता हैं उनको जो है पिछले वर्षों की तुलना में इसमें लाभ प्राप्त हो रहा है। वहीं पर मांसाहारी थाली में जो है ये प्रतिशत जो है कितना हो जाएगा? अनुपात 8.7% हो जाएगा। लेकिन इतना डीप डेटा पूछे जाने की संभावनाएं बहुत कम हैं, तो आप जो है ऊपर के ये 3 पॉइंट जो है मुख्य रूप से याद रखिएगा। अब बजट 2020-21 की बात करते हैं तो इसमें शीर्ष योजना कौन सी थी जिसको सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया था? 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को। और पिछले वर्ष यानी 19-20 में भी इतना ही रखा गया था। और मनरेगा में इसका को आवंटन किया गया था 61,500 करोड़ रुपए। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि बजट 20-21 में शीर्ष योजना कौन सी थी जिसको सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया, सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन किया गया है, तो पीएम किसान सम्मान योजना थी। दूसरे नंबर पर मनरेगा थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक
योजना किस योजना पर व्यय किया जा रहा है। अगर बजट शब्द उसमें से हटा दिया जाए, यानी बजट के अनुसार ना पूछा जाए, तो आपको मनरेगा बताना होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसमें 6,000 करोड़ रुपया जो है और ऐड किया गया है अभी, जब कोरोना में जो है राहत पैकेज दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मनरेगा जो है वित्तीय वर्ष 2021 की सबसे बड़ी योजना हो जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा व्यय किया जा रहा है। आगे चलते हैं। अब बजट में तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो बजट 2021 में व्यय की शीर्ष मदें पूछी जा सकती हैं, सारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें जो है याद रख लीजिए। करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जिसको हम कहते हैं राज्यांश, जो केंद्रीय कर वसूले जाते हैं उसमें वो राज्यों को जो है केंद्र वितरित करता है, तो 20% के साथ में ये नंबर 1 पे है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यय की सबसे बड़ी मद जो है 2021 के बजट में क्या है, तो वो है कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट शेयर कहते हैं, राज्यांश। उसके बाद ब्याज की अदायगी हमेशा बड़ा मद होती है, तो ये दूसरे नंबर पे है 18%। तीसरे नंबर पर केंद्रीय योजनाएं, यानी केंद्र के द्वारा जो योजनाएं प्रायोजित की जाती हैं उनका अंश, तो ये 13% हो गया। बाकी एक चीज़ आप और याद रख लीजिए, रक्षा व्यय। कभी कभी रक्षा व्यय, क्योंकि आजकल जो है सामरिक महत्व बहुत चल रहा है चाइना के साथ और बाकी देशों के साथ, तो रक्षा व्यय जो है 8% रखा गया है, और इसका एब्सोल्यूट फिगर जो है 3,23,053 करोड़ रुपए रक्षा व्यय के लिए रखा गया है, जो कि कुल व्यय का 8% है बजट के व्यय का। आगे चलते हैं, केंद्रीय बजट की कुछ और प्रमुख बातों को देख लेते हैं। तो 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया था। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट था। इसका थीम आपसे पूछा जा सकता है, जीवन को सरल बनाना, यानी ईज ऑफ लिविंग। अब इसमें 3 प्रमुख विषयों को रेखांकित किया गया है। पहला, कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास, आरोग्य, जल और स्वच्छता, शिक्षा और कौशल, ये 3 केंद्र बिंदु थे। तो आपसे पूछा जा सकता है बजट के 3 केंद्र बिंदु कौन से हैं, निम्नलिखित में से, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। उसके बाद बजट के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो ये इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 3 घटक, भले ही पूरी आप बात नया रखने, महत्वाकांक्षी भारत पहला घटक है, सभी के लिए आर्थिक विकास, और तीसरा है जिम्मेदार समाज, यानी रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी। अब इसको हम इस चार्ट से समझ लेते हैं कि इसमें आता क्या क्या है। तो अगर हम बात करें महत्वाकांक्षी भारत की, तो इसमें कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास आ जाएगा, वेलनेस, जल और स्वच्छता आ जाएगी, स्वच्छ शिक्षा और कौशल आ जाएगा। आर्थिक विकास जो दूसरा घटक है, उद्योग, वाणिज्य और निवेश आ जाएगा, और संरचना और न्यू इकोनॉमी आ जाएगी। जिम्मेदार समाज में महिला और बाल समाज कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन, पर्यावरण एवं परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन। फिर केंद्रीय बजट का आकार आपसे पूछा जा सकता है कि कुल कितना है, तो टोटल फिगर आपको याद रखनी है 2019-20 की। पहले बात कर लेते हैं पिछला केंद्रीय बजट, क्योंकि कंपैरिजन भी आ सकता है। तो पिछला बजट जो था वो 26,98,552 करोड़ रुपए का था। 2020-21 में जो केंद्रीय बजट है उसका कुल आकार कितना है, 30,42,230 करोड़ रुपए। अब हम दोनों का कंपैरिजन कर लें 19 और 20 का, तो 19-20 के कंपैरिजन में वृद्धि कितनी हो गई, रुपए की वृद्धि हो गई 3,43,678 करोड़। और रुपया बहुत मुश्किल है पूछा जाना, आप सीधे सीधे परसेंटेज में याद रखिए कि 2019 की तुलना में 2020-21 में बजट जो बढ़ा है वो 12.73%, 12.73% का इंक्रीज किया गया है। तो दोस्तों, मिनरल्स का डेटा के लिए भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, बहुत जल्दी उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को अगर आप कुछ नहीं करेंगे, नोट भी नहीं करेंगे, 2 से 3 बार केवल रिपीट करके देख लीजिए। 45 मिनट का ये वीडियो है, अगर आप 3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। आपको ना कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से आपको प्रश्न मिलने चाहिए। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर आगे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप RO परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं, तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं।
और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल, उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन RO लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से RO परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।